राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के भाग में हम आपका स्वागत करते हैं। अगला विषय जो है, जो बापू ने आत्मकथा में बताया है, वो है मैं बैरिस्टर तो बन गया लेकिन आगे की चिंता थी। बापू कहते हैं कि अब तक मैं जिस काम के लिए विलायत आया था उसके बारे में अब लिखना ज़रूरी है। बैरिस्टर होने के लिए दो बातें ज़रूरी थी, एक टर्म पूरी करना अर्थात सत्र संभालना, साल के 4 सत्र, इस प्रकार से 12 सत्र थे, और दूसरी बात कानून की परीक्षा देना। एक सत्र का अर्थ भोजन करने का था, एक सत्र में 24 भोजन थे। ये एक प्रकार का सह भोजन होता था। इसमें ऐसा था कि भोजन में खाना पीना अनिवार्य नहीं था, पर अधिकतर विद्यार्थी खाते पीते थे, लेकिन भोजन के समय उपस्थित रहकर अंत तक हाजिर रहना पड़ता था। और भोजन में अच्छे अच्छे पकवानों के साथ दारू भी दी जाती थी। मैं तो खाता पीता नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें जो खर्च था वो देना ही पड़ता था। वैसे भी मेरे खाने लायक वहाँ रोटी, उबला आलू और गोभी ही रहती थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बाद में रुचि उत्पन्न हो गई थी और मैं और भी व्यंजन मंगाने लगा था। यहाँ विद्यार्थियों के लिए कि एक तरह का भोजन और बेंचरों को, जो ज्येष्ठ विद्यार्थी होते थे, उनके लिए अच्छा भोजन दिया जाता था। 4 लोगों को मिलाकर 2 बोतल शराब दी जाती थी, लेकिन मैं पीता नहीं था, इसलिए सभी लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पीने को मिलती थी। इसके अलावा एक सत्र में एक महारात्र अर्थात ग्रैंड नाइट भी होती थी, जिसमें शैंपेन दी जाती थी। इसलिए इस अवसर पर मेरा महत्व बढ़ जाता था और मुझे उपस्थित रहने के लिए भी आग्रह किया जाता था। यह परंपरा क्यों थी, इसका क्या फ़ायदा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। कानून का अभ्यास सरल था। मेरे समय में 2 परीक्षाएं होती थी, पहली रोमन कानून, दूसरा इंग्लैंड का कानून। इसके लिए 2 हफ्तों बाद की परीक्षा के लिए कुछ किताबें निर्धारित थी। अधिकतर लोग नोट्स पढ़कर ही काम चलाते थे, लेकिन मैंने निर्धारित किताबों को पढ़कर परीक्षा पास करने वालों में मैं पहला था। बापू कहते हैं कि रोमन लॉ की परीक्षा का नतीजा 95 से 99% तक होता था और अंतिम वर्ष का नतीजा 75% तक होता था। इसलिए फेल होने की संभावना बहुत कम रहती थी, लेकिन मैंने नोट्स न पढ़कर किताबों से पढ़ने के कारण इसे कठिन बना लिया था। रोमन कानून लैटिन भाषा में पढ़ने का निश्चय किया, जो कि मैंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के लिए जिसका अभ्यास किया था और जो भाषा मैंने सीखी थी, उसका मुझे फ़ायदा हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रोमन डच कानून को मान्यता होने के कारण यह अभ्यास मेरे काम आया। इंग्लैंड का कानून मैंने बहुत मेहनत से 9 महीने में पूरा सीख लिया था। इसी अध्ययन के कारण बाद में मैंने हिंदुस्तान में आकर हिंदू लॉ की किताब पढ़ी। यहाँ पर बापू ने दक्षिण अफ्रीका की जो का जिक्र किया है, वो इसलिए किया है कि इंग्लैंड से जब वो बैरिस्टर की परीक्षा पास होने के बाद भारत आए थे, उसके बाद उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था, जहाँ वो कई सालों तक रहे। उसका एक अलग इतिहास है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस तरह परीक्षा पास की और 10 जून 1851 साल में मुझे बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त हो गई और 11 तारीख को 2.5 शिलिंग का शुल्क भरकर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में मैंने मेरा नाम पंजीकृत करवा के 12 जून को हिंदुस्तान वापस आने के लिए निकला। मेरी चिंता। बापू कहते हैं परीक्षा तो मैंने पास कर ली थी, पर असली परीक्षा अब आने वाली थी और मन में शंका होती थी कि मेरी वकालत चल पाएगी अथवा नहीं। किताबी ज्ञान का वास्तविक जीवन में अशील के दावे के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए, यह नहीं समझ में आ रहा था। एक और प्रश्न था, जो शिक्षा मैंने प्राप्त की उसमें हिंदुस्तान का कानून का जिक्र नहीं था, इसलिए मुझे चिंता सता रही थी। दावा कैसे पेश किया जाए, अर्जी कैसे तैयार की जाए, इत्यादि इत्यादि। मैंने अनेक महान वकील जैसे फिरोज शाह मेहता का नाम सुन रखा था, लेकिन उनके जैसी योग्यता मुझे इस जीवन में मिलनी ही संभव नहीं थी। ऐसी ही दुविधा मनस्थिति की चर्चा मैंने अपने मित्रों से की। उन्होंने मुझे
कुछ प्रसिद्ध वकील जैसे दादा भाई नेहरूजी से मिलने की सलाह दी। मेरे और एक अन्य मित्र ने मिस्टर फ्रेडरिक पिंकटन से मिलने की सलाह दी। मिस्टर पिंकटन कंजर्वेटिव पार्टी के थे, लेकिन हिंदी लोगों के प्रति उनके मन में बहुत आदर और प्रेम था और अनेक विद्यार्थी उनकी सलाह लेते थे। मैं इन सभी से मिला। इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और कुछ पुस्तकों का अध्ययन, जिसमें हिंदुस्तान का इतिहास, 1857 का विद्रोह, मुख्य सामुद्रिक विद्या फिजियोग्नामी का अध्ययन करने को कहा और साथ ही सामान्य ज्ञान भी बढ़ाने की सलाह दी। इस तरह आशा और निराशा की मिश्रित मनस्थिति में आसाम जहाज से मैं बम्बई बंदरगाह पर पहुंचा, लेकिन वहां समुद्र में तूफान था, अतः लॉन्च से उतरना पड़ा और मैं भारत देश में वापस आ गया। और इस तरह ये बापू की आत्मकथा जो है उसका पहला खंड आज समाप्त हो गया है और हम अब आगे दूसरा जो खंड है उसमें जो बापू ने जिन विषयों के बारे में बताया है उस पर चिंतन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।